नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज झारखंड को मुख्यमंत्री मिल गया। हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सरकार का गठन होना बाकी है। अब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार के गठन की तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली में अमित शाह के घर पर महायुति के नेताओं की मीटिंग कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। यह तय हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन औपचारिक तौर पर इसका ऐलान होना बाकी है। लेकिन यह तय नहीं हुआ है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा। एकनाथ शिंदे और अजित दादा पवार की पार्टी को सरकार में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सारी बातें आज देर रात तक तय हो जाएंगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मिली करारी हार का असर महाविकास आघाड़ी पर दिखने लगा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने की मांग की है। अंबादास दानवे ने कहा, अगर शिवसेना अकेले चुनाव लड़ी होती तो नतीजा कुछ और होता। पार्टी के बहुत से नेताओं ने उद्धव ठाकरे को सुझाव दिया है कि अब बीएमसी और दूसरे नगर निगम के चुनाव में पार्टी को अकेले ही लड़ना चाहिए, महाविकास आघाड़ी से बाहर आना चाहिए। अंबादास दानवे ने कहा, लोकसभा चुनाव में जो कामयाबी मिली है उसके बाद कांग्रेस के नेता अलग ही धुन में थे। कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने महाविकास आघाड़ी की लुटिया डुबो दी। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाएगी, चुनाव आयोग से जवाब मांगेगी। अब महाराष्ट्र में क्या होगा? उद्धव महाविकास आघाड़ी में रहेंगे या बाहर चले जाएंगे? शरद पवार का रुख क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र में सरकार के गठन से पहले हो रही महायुति के नेताओं की मीटिंग की। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे का इंतजार हो रहा है, वो थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं। इसके बाद अमित शाह के घर पर तीनों नेताओं की मीटिंग होगी। एकनाथ शिंदे ने कहा, साफ कर दिया था, बीजेपी जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए वो उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। और बीजेपी ने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, यह भी तय है। आज रात में यह तय होना है कि सरकार में एकनाथ शिंदे का रोल क्या होगा। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनकी पार्टी के कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, कौन कौन से विभाग उन्हें सौंपे जा सकते हैं, अजित पवार की पार्टी के हिस्से में क्या आने वाला है और बीजेपी अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखेगी। यह सब तय होना आसान नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डिमांड लिस्ट है। लेकिन बीजेपी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं और 5 निर्दलीयों का सपोर्ट भी है। हालांकि बीजेपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे को साथ लेकर चलना चाहती है, इसलिए उनकी मांगों का ख्याल जरूर रखा जाएगा। आज अजित पवार ने कहा, महायुति ने रणनीति के तहत चुनाव से पहले किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया है और वो खुद पहले ही सहमति जता चुके हैं कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, इसलिए इस पर चर्चा की गुंजाइश नहीं है। अजित पवार ने कहा, आज की मीटिंग में सरकार के गठन और स्वरूप पर चर्चा होगी और सारी बातें आज ही तय हो जाएंगी। हमने सबने तय किया था कि 288 सीट्स के बारे में हमारे सभी ने कितने कितने सीट वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, वो हमने तय किया। तब ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ था कि इनको बनाएंगे। पहले क्या होता है, ऐसा कभी तय हुआ तो फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो पहला टारगेट तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपने महायुति के कैसे आ सकती है, ये हमने टारगेट रखा। अभी आगे के बारे में आज रात को हम बैठेंगे और तय करेंगे सब मिलके कि क्या। अभी तो एकनाथ शिंदे साहब ने भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए इनडायरेक्ट सपोर्ट ही किया है, हमने भी इनडायरेक्ट सपोर्ट किया है, तो उसके बारे में आज चर्चा हो जाएगी। अभी काफी कुछ तय होना बाकी है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं और मुंबई में हमारे संवाददाता सचिन चौधरी मौजूद हैं। पहले देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र,
क्या अपडेट है आपके पास में, क्या खबर आपको मिल रही है? आपके पास हमेशा अंदर की खबर रहती है। और रजत जी, दो चीज़ पहले महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे आए, इससे पहले एक अपडेट कर दिया जाए दर्शकों के लिहाज से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि अब से थोड़ी देर पहले गृहमंत्री अमित शाह की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस मसले को लेकर, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद थे और तकरीबन 1 घंटे तक वो बैठक चली और बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात को लेकर चर्चा हुई है। अब दूसरी बात कर लें महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को लेकर, तो अभी अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच चुके हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ, और उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह के घर पे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो महायुति के महाराष्ट्र के नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। जैसा कि आपने बताया कि देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार ऑलरेडी हैं, शिंदे दिल्ली लैंड करने वाले हैं, उसके बाद तीनों नेता बैठेंगे। अब आ गई बात तीसरी की आखिर ये बातचीत होनी क्या है, तो कुछ चीजें तो एकदम से जैसे जो क्लियर हैं वो ये कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी चीज के महायुति के जो तीनों घटक दल के नेता होंगे उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम में अजित पवार और शिंदे, ये दोनों होंगे। यानी कि शिंदे के बेटे को लेकर जो चर्चाएं यार शिगुफाएं चल रही है वो कहीं से हकीकत में नहीं है। एकनाथ शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। तीसरी चीज कि महत्वपूर्ण महकमे की बात कर लें तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस यानी कि मुख्यमंत्री के पास रहने वाला है। नगर विकास वो जाएगा एकनाथ शिंदे के पास, जो हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं, और वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास। इसके बाद बारी आ जाती है नंबर्स को लेके, तो नंबर्स को लेके निश्चित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह को एक मशक्कत करनी होगी, क्योंकि शिंदे इस बार चाहते हैं कि 12 से 13 कैबिनेट मंत्री उनके कोटे में आए। यानी कि नंबर को एक बार फिर से बता दें कि 12 से 13 कैबिनेट मंत्री पे उनकी इस बार नजर है कि अगर डिप्टी सीएम दिया जा रहा है शिवसेना को तो मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए। दूसरी चीज कि अजित पवार ये चाहते हैं कि 8 से 9 कैबिनेट मंत्री हों, और आज की ये जो बैठक होगी ये सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों तक या राज्य मंत्री तक सीमित ना रहे, बल्कि ये भी तय कर लिया जाए कि जो आयोग हैं उनका बंटवारा किस प्रकार से होगा और जो प्रभारी मंत्री हैं वो उनकी जिम्मेदारी किस प्रकार से तय की जाएगी। यानी कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ये तीनों जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठेंगे तो महाराष्ट्र की सरकार की आगे की पूरी रूपरेखा तय करने की कोशिश की जाएगी, और बहुत ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि 2 या 3 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी कर लिया जाए। रजत जी, देवेंद्र, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और एक तस्वीर बड़े साफ साफ हमारे सामने रख दी है। दर्शकों को अंदाजा होगा कि किस तरह की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। मुंबई से सचिन चौधरी हमारे साथ हैं। सचिन, आपने अब तक जो भी इंफॉर्मेशन दी है मुंबई की सरकार के गठन के बारे में वो सही निकली है? आपने एडवांस में इंफॉर्मेशन दी थी, आज क्या जानकारी आपके पास? जी रजत जी, देवेंद्र जैसे बहुत सी बातें बता दी है, लेकिन जो आज एकनाथ शिंदे करीबन 6 बजे के करीब वो वर्षा बंगलो से निकले, उसके पहले उन्होंने अपने सीनियर मिनिस्टर के साथ बैठक की। उस बैठक में उन्होंने अपने सीनियर मिनिस्टर को यह आश्वस्त किया कि पिछले सरकार में यानी कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए शिवसेना पार्टी के पास जो 10 मंत्री थे उनके और जो विभाग उनके पास थे, जिसमें से कि जो महत्वपूर्ण विभाग है जैसे कि शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा उनके पास सामाजिक न्याय का विभाग था, और शिक्षा विभाग जो जनता से जुड़े विभाग है, ये बड़े विभाग उन्हीं के पास रहेंगे, इसकी वो पूरी कोशिश करेंगे। उनका कोटा बनता है 11 का, लेकिन वो चाहेंगे कि 12 से 13 मंत्री पद उनको मिले। इसके अलावा अजित पवार खेमे से हमें ये खबर है कि अजित पवार गुट की ये कोशिश रहेगी कि पिछली बार उनके 9 मंत्री थे, 9 मंत्री पद उनको मिले थे, लेकिन कम से उनका कोटा बनता है 7 का। 6 विधायक के पीछे 1 मंत्री पद, इस तरह का फॉर्मूला होगा, तो इस तरह उनका कोटा 7 का बनता है। तो वो चाहेंगे कि 9 कम से कम, पिछली बार उन्हें उनके जितने मंत्री थे कम से कम उतने मंत्री रहे, लेकिन उनकी कोशिश 10 की रहेगी। वो 10 मंत्री पद मांगेंगे, जिसमें से 7 से 8 कैबिनेट रहेंगे और 2 से 3 राज्य मंत्री हो सकते हैं। अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय और चाचा शरद पवार को पश्चिमी महाराष्ट्र में मात देने के लिए, शह देने के लिए सहकारिता विभाग काफी महत्वपूर्ण है, तो वो विभाग अजित पवार अपने कोटे में रखना चाहेंगे। बीजेपी जो है होम डिपार्टमेंट, ऊर्जा डिपार्टमेंट, सिंचाई डिपार्टमेंट जैसे बड़े मंत्रालय ले सकते हैं। कुछ विभाग जो है जैसे पिछली सरकार में जिन बीजेपी हो, शिवसेना हो या एनसीपी अजित पवार हो, जिनके पास जो विभाग थे अमूमन वही विभाग उनके पास कायम रहेगी। एक तरह से ये मोटा मोटी तौर पर जो है इस पर सहमति बन गई है। लेकिन जिन मंत्रियों के पास 2-2 विभाग थे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर गिरीश महाजन बीजेपी कोटे से मंत्री थे, उनके पास ग्राम विकास और पर्यटन दोनों मंत्रालय थे, तो अजित पवार चाहेंगे कि ग्राम विकास मंत्रालय उनके पास लिया जाए और उसके बदले में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो
बीजेपी को दिया जाए। इस तरह से अगर शिंदे शिवसेना जो है उनके पास अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट था, लेकिन अजित पवार की आइडियोलॉजी जो सेक्युलर तरह की है, तो वो चाहेंगे कि वो डिपार्टमेंट उनके पास रहे। तो ऐसे कुछ मंत्रालयों का एक्सचेंज जरूर किया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो पिछले मंत्रालय जिन पार्टी के पास थे वही जो बड़े मंत्रालय है उनके पास कायम रहेंगे। कुछ मंत्रालय जो मंत्रियों के पास डबल थे, क्योंकि 43 की 43 की संख्या है, लेकिन 29 ही मंत्री थे, तो जिन मंत्रियों के पास डबल जो मंत्रालय थे वो मंत्रालयों का कुछ एक्सचेंज किया जाएगा। इस पर जो है सहमति बनाई जाएगी। जी रजी जी। देवेंद्र और सचिन, आप दोनों की बात सुन के साफ पता चलता है कि जब मैसिव मैंडेट मिलता है, जब बड़ी जीत होती है, तो फिर इस तरह की परेशानियां आती हैं। ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना होता है। बीजेपी की बड़ी परेशानी होगी, 132 एमएलएज हैं, ज्यादातर लोगों को मंत्रालयों में एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को कॉर्पोरेशंस में भेजना पड़ेगा, तो ये मशक्कत तो काफी चलेगी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इस बात को समझ गई है कि शिंदे और अजीत दादा को साथ रखने का जबरदस्त फायदा मिला, और यह भी साफ है कि तीनों पार्टियां मिलकर लड़ी, एक दूसरे को काटने की कोशिश नहीं की। इस कारण भी सफलता जबरदस्त हुई। जीत के बाद मुख्यमंत्री के पद को लेकर ज्यादा मचपच नहीं हुई। शिंदे और अजीत दादा समझ गए बीजेपी को बड़ा भाई मानना पड़ेगा। अपने दम पर 132 सीटें जीती हैं और स्ट्राइक रेट करीब 90% है। बीजेपी का सीएम हो, उसमें तीनों पार्टियों की भलाई है, और शिंदे और अजीत दादा दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, इसमें सरकार की भलाई है। अभी कई महापालिकाओं के चुनाव भी लड़ने हैं, मिलकर रहेंगे तो जीत पाएंगे। असल में चुनाव में जीत फेविकॉल का काम करती है, जोड़कर रखती है, और हार से दरार पड़ती है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के खेल में लग जाते हैं। महाविकास आघाड़ी में हार के ऐसे ही आफ्टर इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं। उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी से बाहर आने का सुझाव दिया है। पता लगा कि उद्धव ने कल जब पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की, तो इस मीटिंग में पार्टी के नेताओं, विधायकों और हारे उम्मीदवारों ने उद्धव को सलाह दी कि दूसरों के भरोसे चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। जो होना था सो हो गया। अब बीएमसी के साथ साथ महाराष्ट्र के कुल 14 नगर महापालिकाओं के चुनाव होने हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन उद्धव के गुट को अपने दम पर अकेले लड़ना चाहिए। कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी का साथ छोड़ देना चाहिए। उद्धव की शिवसेना के सीनियर लीडर अंबादास दानवे इस मीटिंग में मौजूद थे। आज दानवे ने कहा उनकी पार्टी के नेताओं को लगता है अगर महाराष्ट्र की 288 सीटों पर उद्धव की शिवसेना अकेले चुनाव लड़ती तो उनकी सीटें ज्यादा आती। हालांकि अंबादास दानवे ये बोलने से बचते रहे कि उद्धव एमबीए से अलग होकर लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर पूरे महाराष्ट्र में पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए ऐसा फैसला लेती है तो इसमें गलत क्या है। जीतने वाले और पराजित दोनों ने भी कुछ भूमिका रखी है पार्टी सुप्रीमो के सामने। जीतने वाले भी कहते हैं कि हम ज्यादा वोट से जीत सकते थे, और हारने वालों ने भी जो सीट 2000 5000 से हार सकते हो 50,000 60,000 40,000 वोट से हारे। इसके बाद में संगठन को लेकर जब चर्चा हुई तो कुछ लोगों ने भूमिका रखी, ये सही है। शिवसेना लड़ी थी सिर्फ 96 सीट। शिवसेना तो पूरे महाराष्ट्र में है, ठीक है, हम 20 जीते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 288 जीते तो 40 जीतते, 50 जीतते, उससे संगठन को क्या, संगठन तो मजबूत हो रहा ना। ये भूमिका शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने रखी है और ये सही है, क्योंकि एक ना एक दिन तो शिवसेना को खुद के बलबूते पे महाराष्ट्र में सत्ता में आना है, चलो आज नहीं कल। और उसके लिए बार बार हम कम जगह लड़ते, फिर कुछ जगह तक हम पहुंच नहीं सकते, संगठन नहीं पहुंच सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत तो करना पड़ेगी। तो इसलिए हमने कुछ शिवसैनिकों ने मांग रखी है कि पूरे के पूरे 288 जगह पे आने वाले समय 5 साल के बाद लड़ने की तैयारी आज से करना चाहिए। एमवीए से अलग होने का फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है, लेकिन अंबादास दानवे ने कहा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का साथ महंगा पड़ गया। अंबादास दानवे ने खुलकर कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत का ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा में कांग्रेस को लूट डूबा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हार की वजह बन गया। जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे, हमने लोकसभा इतने जगह जीते, इसके नाम पे जो जगह ली
वहाँ पे डिपॉजिट नहीं बचा है। हमारे संभाजी नगर का ही मैं उदाहरण दूंगा, एक पूर्व मतदार संघ है, 5,500 वोट कांग्रेस ने लिए, जहाँ पे शिवसेना पिछले 5 साल से काम करती है, लेकिन दिए हमने जगह, दिए तो उन्होंने चुन के लाना था। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इस पे चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, ये सत्य है। लोकसभा के बाद जहाँ जहाँ इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो, और तुम महाराष्ट्र में भी देखो। शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे, ये तो स्थिति है। लास्ट के दिन तक सीट अलायंस पे बात करते रहे। सही मायने में देखा जाए तो वो सब काम प्रचार का रहता है, जनता में जाने का होता है, लेकिन हम लास्ट दिन तक सीट अलायंस पे ही बात करते रहे। जैसा कांग्रेस का सीएम का भी शपथ विधि करना है, ये पोजीशन में कांग्रेस बात कर रही थी। उद्धव जी का नाम सीएम के लिए आना चाहिए था, उससे वोटों में 4-5% फर्क पड़ता था। अब जैसे ही अंबादास दानवे का बयान आया तो महायुति के नेताओं को मौका मिला। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता उदय सामंत ने कहा कि देर से ही सही, भगवान ने उद्धव की पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि तो दी। उदय सामंत ने कहा अब उद्धव ठाकरे को भी सोचना चाहिए, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया तो 40 विधायक उनका साथ छोड़ गए। अब अगर उद्धव महाविकास आघाड़ी के साथ थोड़े दिन और रहे तो जो 20 विधायक अभी जीत कर आए हैं वो भी साथ छोड़ सकते हैं। देर है दुरुस्त है, क्या वो बोल रहे हैं ना, तो अभी आप उन्होंने खुद का आत्मचिंतन करना चाहिए। हम 20 पे क्यों आए हैं 56 से, हमारा जनाधार कहाँ गया, हमने जो फेक नैरेटिव सेट किया था उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये आत्मचिंतन करो ना। अंबादास दानवे जी का जो कहना है वो उन्होंने उनके ही नेताओं को बोलना चाहिए, क्योंकि हर रोज वो एकनाथ शिंदे साहब को जो टीका टिप्पणी करते हैं उसकी बजाय अगर खुद की पार्टी बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की तो अभी जो 20 से जाने वाले हैं 2-3 महीने के बाद वो रुक जाएंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने कहा उन्हें तो पहले से पता है कि महाविकास आघाड़ी सत्ता के लालच में ही बना था, सत्ता नहीं मिली तो यह अलायंस टूटेगा। अंदरूनी मामला है वो साथ, वैसे भी वहां वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन रहने वाला ही नहीं था, इसलिए उसमें कोई मतलब तो है नहीं। अब जब रिजल्ट आ गए लोगों ने उनको ठुकराया है, तो ऐसी हालत में साथ वो रहने का संभावना कम है। हालांकि बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अलग बात कही। मुनगंटीवार ने कहा शिवसेना जब बीजेपी के साथ थी तब भी बीएमसी का चुनाव अकेले ही लड़ती थी, इसलिए यह तो तय है कि उद्धव बीएमसी का इलेक्शन महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। मुनगंटीवार ने कहा अगर उद्धव आघाड़ी से अलग होने का फैसला करते हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए और खुद उद्धव के लिए अच्छा होगा। उनके लिए महाराष्ट्र से ज्यादा मुंबई ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। अब वो मुंबई में शेयरिंग नहीं करना चाहते, महाराष्ट्र में उन्होंने शेयरिंग किया, तो मुंबई वो अकेले लड़ेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। हमारी जब सरकार थी यूती में हम साथ में थे तब भी मुंबई उन्होंने अलग से लड़ी थी। उनकी जान, उनका प्राण, ये सब मुंबई है, तो वो ऐसा करेंगे और अच्छा है। भगवान करे यही मार्ग पर वो चलते रहे तो महाराष्ट्र हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र सेफ है। कि अच्छा है महाविकास आघाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, बहुत अच्छा होगा। भगवान करे महाराष्ट्र के हित के लिए ये महाविकास आघाड़ी टूट जाए तो हमारा राज्य आगे जाएगा। लेकिन जब बात बढ़ गई, अंबादास दानवे के बयान को बीजेपी ने इशू बना दिया, तो डैमेज कंट्रोल के लिए संजय राउत सामने आए। संजय राउत ने कहा कल मीटिंग में उद्धव ठाकरे को कुछ नेताओं ने अकेले लड़ने की सलाह जरूर दी, लेकिन ये उनकी निजी राय है, पार्टी ऐसा नहीं सोचती। संजय राउत ने कहा वैसे भी इस चुनाव में हार की वजह ईवीएम है, इसका अलग लड़ने या साथ लड़ने से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लोकल बॉडीज के चुनाव में भी तीनों पार्टियां एक साथ रहेंगी। ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं। वो कह सकते हैं कि
नहीं, ये हमको कुछ फायदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है। कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है। हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करनी। विधानसभा और लोकसभा 5 साल के बाद आएगी। हाँ, 14 महानगर पालिका वो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज मुंबई का है। हम उस बारे में सोच रहे हैं कि हमको मुंबई में लड़ना है अब, और किस प्रकार से लड़ना है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अंबादास दानवे का बयान बुरा लगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, अगर किसी को गठबंधन से बाहर जाना है तो जाए, वो किसी को रोकेंगे नहीं। पटोले ने कहा, कांग्रेस चाहती है तीनों पार्टियां साथ रहें। संजय राउत ने भी ऐसी ही बात कही है, इसलिए उन्हें नहीं लगता कि उद्धव की पार्टी महाविकास आघाड़ी से बाहर जाने वाली है। नीचे के कोई कार्यकर्ताओं ने कोई स्टेटमेंट किया तो संजय राउत का बयान महत्व का है या उनके अपोजिशन लीडर का बयान महत्व का है, वो डिसाइड उनकी पार्टी करे, उनका पार्टी का हाईकमांड करे। हम हमारे जो भी अलायंस है उसको साथ लेके चलने की हमारी भूमिका है। किसको नहीं रहना के साथ में रहना उनको डिसाइड करना उनका अधिकार है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की बात उठना स्वाभाविक है। शिवसेना और कांग्रेस का डीएनए अलग है। बालासाहब ठाकरे ने शिवसेना को हिंदुत्व के लिए लड़ने वाली शक्ति के तौर पर खड़ा किया था, इसीलिए शिवसेना बीजेपी की नेचुरल एलाई थी। उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में रास्ता बदल लिया, इसका नुकसान हुआ। शिंदे ने शिव सैनिकों की भावनाओं को समझा, अपनी लाइन नहीं बदली। विधानसभा चुनाव में शिंदे ने खुलकर बाला साहब के हिंदुत्व की बात की। नरेंद्र मोदी ने चुनाव में उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया था कि वो राहुल गांधी से एक बार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहकर दिखाएं। उद्धव इस बात को भी डिफेंड नहीं कर पाए कि वो उस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो वीर सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाती है। इसीलिए उद्धव के साथ अब उन्हें समझा रहे हैं, अगर राजनीति में अस्तित्व बरकरार रखना है तो बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलना पड़ेगा, और उसकी पहली शर्त यह है कि कांग्रेस से दूर रहना होगा। अब यह भी खबर आई है कि एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अमित शाह के घर पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार की मीटिंग होगी। लेकिन नोट करने वाली बात है कि अमित शाह के घर पर मीटिंग शुरू होने से पहले इस वक्त सुनील तटकरे के घर पर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की अलग से मीटिंग चल रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए एक बार फिर चलते देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, इस बारे में क्या बता सकते हैं आप? ये सुनील तटकरे के घर पे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ये दोनों एक तरह से कहें कि इंतजार कर रहे थे एकनाथ शिंदे के दिल्ली आने का, और क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन लोगों को ये कह रखा था कि जब एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच जाएंगे उसके बाद उनकी तरफ से ये समय दिया जाएगा कि किस समय पे तीनों नेता एक साथ आएँ। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की बात कर रहे थे क्योंकि ये दोनों ही ऑलरेडी सेम पेज पे बताए जाते रहे हैं, और अजीत पवार भी शिंदे को लेकर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते। पिछली सरकार के दरमियान ऐसा हमें सोर्सेज के द्वारा इस बात की जानकारी मिली कि शायद देवेंद्र फडणवीस भी शिंदे की कार्यशैली को लेकर कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो उस कंडीशन में ये दोनों नेता तो लगभग तय मानिए कि अमित शाह के साथ जब ये बैठेंगे तो ऑलमोस्ट इनका आपस का होमवर्क बराबर रहेगा। उस कंडीशन में बस ये देखना होगा कि शिंदे की जो डिमांड है और उसके बारे में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से जो आश्वासन या जो लाइन खींच के दे दी जाएगी, उस लाइन को किस रूप में देखा जा रहा है शिंदे के द्वारा, ये बस देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि लीडरशिप इतनी ज़्यादा क्लियर है महायुति के अंदर भी। एकनाथ शिंदे भी हमेशा से मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कुछ भी वो कहेंगे सीट बंटवारे से लेकर अब तक वो उनके लिए मान्य होगा। अजीत पवार के साथ भी अब कोई समस्या नहीं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे कम से कम ये बैठक चलेगी, और उस बैठक के बाद लगभग तय हो जाएगी अगली सरकार की रूपरेखा क्या कुछ होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो फॉर्मूला शिंदे और अजीत पवार अपने मन में सोचे हैं लगभग तय रहेगा कि वैसा एग्जैक्टली तो होना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के पास अपने विधायकों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उन्हें भी एकोमोडेट करना है, बीजेपी को अपनी आगे की राजनीति भी देखनी है। तो कुल मिलाकर अमित शाह ऐसे क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बहुत माहिर नेता के तौर पे हमेशा से ही ख्याति प्राप्त रहे हैं, और एक बार फिर से उनकी कौशल की एक तरह से परीक्षा होगी कि कैसे इन दोनों गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको संतुष्ट करके यहाँ से भेजते हैं। रजत जी, जो बात शिंदे ने अभी भी कही है वो दर्शकों को सुना देते। देवेंद्र, तुमच्यासोबत काही मंत्री देखील उपस्थित आहेत, खासदार देखील उपस्थित।
लाडकी बहीण लाडक्या बहिणीच्या बद्दलही माझी बोललोय मी. त्यामुळे दिल्लीत दाखल झाले. लाडका भाऊ दिल्लीत दाखल झालेला आहे आणि लाडका भाऊ ही ओळख माझी सगळ्या पदांपेक्षा मोठी आहे. त्यामुळे तुमच्यासोबत काही मंत्री देखील उपस्थित आहेत, खासदार देखील उपस्थित आहेत. हो आहेत ना. सविस्तर चर्चा होणार मुख्यमंत्री आणि इतर आपलं मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात देखील सविस्तर सगळी चर्चा होईल आणि त्याचा इतिवृत्त तुम्हाला सांगेल. सीएम साहेब, पण तुम्ही येण्यापूर्वी 2 उपमुख्यमंत्री सुद्धा बैठक करतायत अजित पवारांच्या सोबत, प्रफुल्ल पटेल यांच्या, सुनील तटकरे यांच्या निवासस्थानी. ते पण बैठकीला येणार आहेत. त्यामुळे ते देखील. एकनाथ शिंदे ने कहा कि बहनों का लाडला भाई दिल्ली आया है और आज जो मीटिंग होगी उसमें सारी बातें तय हो जाएंगी. बड़े पॉजिटिव माइंड से शिंदे बोल रहे थे. अब जैसे अमित शाह के घर पर मीटिंग शुरू होगी उसका अपडेट मैं आपको दूंगा. लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस का रुख क्या है इसकी बात कर लेते हैं. कांग्रेस के नेताओं का मूड बिल्कुल अलग है. वो ये मान चुके हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, ईवीएम के जरिए खेल हुआ, वोटों की हेराफेरी की गई. आज नाना पटोले ने कहा कल से पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकाली जाएगी. कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर चुनाव में हुई धांधली के बारे में लोगों को बताएंगे. चुनाव आयोग को जवाब देने पर विवश करेंगे. नाना पटोले ने कहा चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वोटिंग खत्म होने के बाद पोलिंग का आंकड़ा 7% कैसे बढ़ गया. इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे जो डेटा जारी किया उसमें रात 11:30 बजे 76 लाख वोटों का इजाफा कैसे हो गया. अब सवाल ये खड़ा होता है कि रात के 11:30 बजे तक मतदान हुआ है, ऐसा अगर चुनाव आयोग बोलता है तो कौन से बूथ पे 2-4 किलोमीटर की लाइन लगी थी. पारदर्शिता के इसमें इन लोगों को वीडियोग्राफी करना पड़ता है, फोटो सेशन करना पड़ता है. ये सब रिपोर्ट चुनाव आयोग को हमको देना पड़ेगा. आज ही हम उनको खत लिखते हैं, हम सब उनको फोटोग्राफी मांगेंगे. आखिरी की जो वोटिंग थी वो शाम के 7 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन चुनाव आयोग हमको 11:30 बजे तक वोटिंग शुरू रही है, ऐसा रिपोर्ट चुनाव आयोग ने 20 तारीख को दिया है. रात को कहता है कि 65.2% वोटिंग हुआ था और दूसरे दिन सुबह कहता है कि 66.5% का परसेंटेज वोटिंग का हुआ है. क्या चुनाव आयोग नशे में रहता है? क्या मुरा पोर्ट से जो ड्रग आ रहा है वो पी के रहता है? चुनाव आयोग ने क्या डेमोक्रेसी की मजाक करके रखा है? और इसका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा. चुनाव आयोग के बारे में ये कहना कि वो नशे में रहता है, ड्रग में रहता है, ये अच्छी बात नहीं है. हर रोज कांग्रेस के नेता एक नया दांव लेकर आते हैं. मुझे लगता है कि ईवीएम के मुद्दे पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है. चुनाव आयोग सारे सवालों के जवाब दे चुका है. सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से जुड़ी पिटीशंस को बार बार खारिज कर चुका है. इसके बाद भी अगर कोई इलेक्शन कमीशन पर या फिर इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है. हालांकि मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऐसी सारी बातों का खुलकर ट्रांसपेरेंट तरीके से जवाब दे. वैसे आज कांग्रेस ने प्रियंका और राहुल की एक तस्वीर जारी की जिसमें राहुल अपनी बहन को जीत की जलेबी खिला रहे हैं. तो उस तस्वीर पर बीजेपी के सपोर्टर्स ने कमेंट किया, दोनों भाई बहन को ईवीएम से मिली जीत की बधाई. इसी तरह विपक्ष के वो सारे नेता जो कल तक ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, वो सारे नेता आज रांची में ईवीएम से जीते हेमंत सोरेन को जीत की मुबारकबाद दे रहे थे. हेमंत सोरेन ने आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. रांची के मोरहाबादी ग्राउंड पर हुए शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया अलायंस ने एकजुटता का प्रदर्शन किया. मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी डीके शिव कुमार के साथ पहुंचे थे. ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, उदयनिधि स्टालिन के अलावा अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा भी रांची पहुंचे. आज सिर्फ हेमंत सोरेन ने शपथ ली, उनके साथ किसी और मंत्री ने शपथ नहीं ली. शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने सबसे पहले मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का ऐलान किया. झारखंड में जेएमएम की बड़ी जीत में मैया सम्मान योजना का बड़ा रोल रहा है. इसलिए हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के बाद कहा, दिसंबर से हर महिला के अकाउंट में मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए डाले जाएंगे. सोरेन ने बताया कि विधानसभा का सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगा. स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया गया है. सवाल पूछा गया मंत्रिमंडल का गठन कब होगा. इस पर हेमंत सोरेन कुछ नहीं बोले. लेकिन झारखंड में कांग्रेस के इंचार्ज
गुलाम अहमद मीर ने कहा, अलायंस की पार्टियों ने अभी मंत्रियों के नाम फाइनल नहीं किए हैं, 1-2 दिन में सारी बातें तय हो जाएंगी, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये चूंकि और भी घटक इसमें थे जो कोalition में रहे, तो मेरे ख्याल से इतने शॉर्ट टाइम में वो सबके साथ में उनकी बैठक भी नहीं हो पाई, तो इसलिए तय ये हुआ कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी ओथ लें, फ्लोर टेस्ट इसमें लाजमी होता है और उसके बाद में जो एक्सपेंशन है वो किया जाएगा। वैसे झारखंड में आज हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनते देख बीजेपी के नेताओं को एहसास तो हुआ होगा कि झारखंड के चुनाव में उन्होंने एक के बाद एक कई गलतियां की। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उन्हें सिंपैथी मिली और इसकी वजह से हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना के रूप में झारखंड को एक और लीडर मिल गया। महिलाओं में कल्पना की जबरदस्त अपील दिखाई दी, इसने हेमंत सोरेन की काफी मदद की। बीजेपी ने जिन नेताओं के बल पर चुनाव लड़ा वो सब फूके हुए कारतूस साबित हुए। ये सारे नेता अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे रहे, पार्टी को भूल गए। बीजेपी को जिस महत्व से अलायंस करना चाहिए था उसके बजाय गलत महत्व से हाथ मिलाया, इसका भी नुकसान हुआ। और तीसरी बात, घुसपैठियों के नाम पर पोलराइजेशन की कोशिश भी नाकाम हुई। यह दिखा कि आदिवासी, क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट हेमंत सोरेन की तरफ चले गए और उनके गठबंधन को 2/3 बहुमत मिला। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जिस तरह फूंक फूंक कर कदम रखे, ऐसा लगा झारखंड में बीजेपी ने हारने के लिए हर कदम लापरवाही से उठाया और नतीजा सामने है। अब बात बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे जुल्म की। जब से ये जुल्म शुरू हुए हैं, लगातार इसको लेकर भारत सरकार ने कड़ा स्टैंड लिया है। अब से थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर बता रहे थे बांग्लादेश के हालात पर मोदी सरकार की नजर पैनी है। देवेंद्र ने बताया कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने एस जयशंकर और अजय डोभाल के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर विचार किया है। इसका असर जल्दी ही दिखाई देगा। बांग्लादेश में आज 2 बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो ढाका के हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने की पिटीशन को खारिज करते हुए कहा, इस्कॉन कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। दूसरा बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ कि कट्टरपंथियों के प्रेशर में आज इस्कॉन बांग्लादेश ने गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय दास को इस्कॉन का सदस्य मानने से इनकार कर दिया। इस्कॉन के बांग्लादेश चैप्टर ने एक बयान जारी करके कहा, संत चिन्मय दास का इस्कॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी गतिविधियां चला रहे हैं, उनको इस्कॉन से न जोड़ा जाए। चिन्मय कृष्णदास, चंदन कुमार धर। चिन्मय कृष्णदास और चंदन कुमार धर इस्कॉन बांग्लादेश के प्रवक्ता नहीं है। वो जो कुछ भी बयान दे रहे हैं वो अपनी निजी हैसियत से दे रहे हैं। इसलिए चिन्मय कृष्णदास या फिर चंदन कुमार धर जैसे लोगों के किसी भी बयान से इस्कॉन बांग्लादेश का कोई संबंध नहीं है। इस्कॉन बांग्लादेश पर किस तरह का प्रेशर है, इस्कॉन को संत चिन्मय दास से दूरी क्यों बनानी पड़ी, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि तस्वीर बांग्लादेश के शिवचार इलाके की है। यहां मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के सेंटर को घेर कर जबरन बंद करा दिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने शिवचार में इस्कॉन के सेंटर के बाहर नमाज पढ़ी और फिर आरोप लगाया कि इस्कॉन के सेंटर में आतंकवादी घुसे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सबको जेल भेजकर इस्कॉन का सेंटर बंद किया जाए। वहां मौजूद एक कट्टरपंथी मौलाना ने पुलिस को इस्कॉन पर कार्रवाई के लिए आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया। हम लोगों ने सुना है कि हमारे सामने ये जो बिल्डिंग है, इसके अंदर इस्कॉन का ऑफिस है और यहीं से वो लोग तरह तरह की आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं। हम सभी यहाँ पर इस मसले का हल निकालने के लिए आए हैं। यहाँ कानून की हिफाजत करने वाले लोग हैं। उन्होंने हमसे आधे घंटे का वक्त मांगा है। हम शांति प्रिय लोग यहाँ से चले जाने को तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले आधे घंटे में वो यहाँ से इस्कॉन के जितने भी दफ्तर हैं उनको बंद करेंगे, यहाँ से हटाएंगे और आधे घंटे के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। हम अमन पसंद करने वाले लोग हैं, कोई हंगामा नहीं करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि इस्कॉन का ऑफिस बंद करके उसके सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अमन पसंद करने वाले मौलाना के अल्टीमेटम का असर यह हुआ कि आधे घंटे के भीतर शिवचार इस्कॉन के इस सेंटर को बंद कर दिया गया। असल में इस्कॉन के मेंबर्स बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे
जुल्म के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसलिए अब इस्कॉन से जुड़े लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इस्कॉन पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है। भारत में इस्कॉन के कम्युनिकेशन इंचार्ज युधिष्ठिर गोविंद दास ने बताया कि बांग्लादेश के नोआखली में इस्कॉन के 2 सदस्यों को पीट पीट कर मार दिया गया। इस्कॉन के कई सेंटर्स पर हमले हुए हैं। युधिष्ठिर गोविंद दास ने कहा, धर्म और समाज की सेवा में लगा इस्कॉन आतंकवादी संगठन कैसे हो सकता है? इसलिए इस्कॉन पर हमले बंद होने चाहिए और संत चिन्मय दास को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। नोआखली में भी देखा था कि मंदिर जलाए गए थे और हमारे 2 भक्तों को भी मारा गया। तो ये एक प्रक्रिया रही है बहुत लंबे समय से और हमें आशा यही है सरकार से और उनसे अपील भी यही है कि इसको रोका जाए। और एक हमारे जो चैनल्स हैं सरकार के साथ बहुत लोकल और नेशनल, हम उनके थ्रू परस्यू कर रहे हैं कि ये संदेश उन तक पहुंचे और वो भी इस बात को समझे। चिन्मय कृष्णदास जी जो इस्कॉन के पूर्व सदस्य और वहाँ के जागरण मंच के जो प्रवक्ता हैं, उनको ढाका एयरपोर्ट से उठाया गया था और अभी बेल भी डिनाई हुआ है। तो वो जो मांग कर रहे हैं वो सभी हिंदू समाज, हिंदू व्यक्तियों भी वही मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे सब हिंदू मंदिर, हिंदू व्यक्तियों को संरक्षण मिले। यहाँ तक ये रेडिकल या फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। इस्कॉन जो है बांग्लादेश में 50 साल से ज्यादा है और इस्कॉन जो है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से आता है। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बंगाल से ही शुरू किया था, उनके कई सारे जो पार्षद थे वो सब ढाका, चिटागोंग, सिलेट यही प्रांत से आए थे। तो वहाँ पे लाखों की मात्रा में गौड़ीय वैष्णव निवास करते हैं और इस्कॉन जो है सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं बट वहाँ पे समाज के लिए बहुत सेवा करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज कोलकाता में इस्कॉन के सदस्यों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस्कॉन के साधु संत और उनके फॉलोअर्स संगठन का झंडा लेकर प्रोटेस्ट करते हुए कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर तक गए। उन्होंने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया, संत चिन्मय दास को फौरन रिहा करने, बांग्लादेश में हिंदू पर जुल्म और इस्कॉन के सेंटर्स पर हमले बंद करने की मांग की। शाम को कोलकाता के इस्कॉन सेंटर में भक्तों ने कीर्तन करके बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने कहा, उनका मकसद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को ये मैसेज देना है कि दुनिया भर के हिंदू उनके साथ हैं। हम लोग ये कीर्तन सभा ऑर्गेनाइज किए हैं क्योंकि बहुत बार जो बांग्लादेश के लोग को लगता है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको लगता है कि पूरा विश्व उनको भूल चुका है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज कीर्तन के माध्यम से हम सभी उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट ने, वहाँ के बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो ये जैसे डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तो कल से हम लोग जब इस तरह की खबर आ रही थी कि इस्कॉन को बैन किया जाएगा तो हम लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन ये हाई कोर्ट के उत्तर से आज हमको थोड़ी शांति मिली है कि एटलीस्ट ये मामला खारिज हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज कोलकाता में हिंदू जागरण मंच ने भी प्रोटेस्ट किया। जागरण मंच के साधु प्रोटेस्टर्स जुलूस निकालते हुए बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर तक गए। वहां डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात हुई। असिस्टेंट डिप्टी हाई कमिश्नर हम लोग का जो गुहार है वो सुने। हम लोग उनसे बातचीत किए काफी देर तक। हमारे प्रतिनिधि जो टीम गए थे उन्होंने आश्वासन दिया है और हम लोग के तरफ से हम लोग बोले कि बांग्लादेश में अगर लगातार ऐसी जिहादियों का संख्या लघु हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहेगा तो इस देश में भी बहुत जिहादी बनाने का सेंटर है। हम लोग भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग चिन्मय कृष्ण प्रभु का बिना कोई झिझक का, बिना कोई शर्त का मुक्ति का गुहार लगाए हैं बांग्लादेश एम्बेसी में और वो लोग आश्वासन दिया कि हमारे आवाज वो अपने अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और इस्कॉन के सेंटर्स पर हो रहे हमलों के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों ने नाराजगी जाहिर की है। अब तक तो सिर्फ बीजेपी के नेता इस बात को उठा रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। ममता बनर्जी ने विधानसभा में बांग्लादेश की हालत पर दुख जताया। ममता बनर्जी ने कहा, क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है इसलिए
केंद्र सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए और इस मामले में वो पूरी तरह केंद्र सरकार के साथ है। আমরা দুঃখিত, আমরা মর্মাহত। हम दुखी हैं। बांग्लादेश में पहले भी लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन अभी भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका हम में से कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। हम किसी के भी खिलाफ जुल्म का विरोध करते हैं, लेकिन इस मामले में हमारी भूमिका बहुत सीमित है, क्योंकि बांग्लादेश अलग देश है और हम अलग देश हैं। भारत की सरकार बांग्लादेश की सरकार से बात करके इसके बारे में कोई कदम उठा सकती है। विदेशी मामलों को लेकर तृणमूल की नीति यही है कि हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं, उनके हर कदम का समर्थन करते हैं, फिर चाहे सत्ता में कोई भी क्यों ना हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज दिल्ली में इस्कॉन के सेंटर पहुंचे और इस्कॉन के संतों से मुलाकात की। मनीष ने कहा, कोई इस्कॉन को आतंकवादी संगठन कहे, इस पर कौन यकीन करेगा। इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। बांग्लादेश में हमारे संत चिन्मय कृष्णदास जी को जिस तरह से अरेस्ट करके जेल में रखा गया है और उनकी जमानत नहीं हुई है, और फिर वहाँ जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं इस्कॉन के साथ जो हो रहा है वहाँ, उस सब को लेके अरविंद केजरीवाल जी, हम सब लोग, पार्टी के लोग, देश के लोग, सब लोग चिंतित हैं, हम सब लोग कंसर्न हैं। इस्कॉन ने पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश दिया है, सौहार्द का संदेश दिया है, और प्रेम और सौहार्द का संदेश देने वाली संस्था आतंकवादी तो हो ही नहीं सकती है। प्रेम और सौहार्द का संदेश देने वाले लोग कभी भी कट्टरपंथी तो हो ही नहीं सकते हैं। मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगा कि भारतीयता दांव पर है, कुछ करे। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, दोनों इस बात को व्यक्तिगत रूप से देखें। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी अपने आप को अमन पसंद और इस्कॉन के लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस बात पर आमादा हैं कि इस्कॉन को कुचल दिया जाए, उनको वहां किसी तरह के धार्मिक गतिविधि करने से रोका जाए, और इस काम के लिए कट्टरपंथियों को लाइसेंस मिला हुआ है। दूसरी बात, भारत में इस बार राजनीतिक दलों ने इस्कॉन मामले को कोई कम्युनल रंग नहीं दिया, सांप्रदायिक नहीं कहा। बीजेपी ने पहले ही स्टैंड लिया हुआ था, अब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी इस्कॉन को खुलकर सपोर्ट किया है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार बहुत जल्द बांग्लादेश से कड़े शब्दों में बात करेगी और इस मामले में एक्शन लेगी। संभल की मस्जिद के बाद अब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। दावा किया गया है कि ख्वाजा की दरगाह शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसलिए दरगाह का सर्वे कराया जाए। अजमेर की सीनियर डिवीजन कोर्ट ने यह पिटीशन मंजूर कर ली है और कल ही दरगाह कमेटी के अलावा केंद्र सरकार और एएसआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। कोर्ट ने पिटीशन मंजूर की तो मामले पर बहस शुरू हो गई। देश भर में मौलानाओं ने, राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई और इसके बाद ख्वाजा की दरगाह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरगाह के खादिम सरवर चिश्ती ने कहा, ख्वाजा की दरगाह में पूरी दुनिया से सभी धर्मों के लोग आते हैं, प्रधानमंत्री भी दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं। ऐसी पवित्र जगह को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा खूब पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। 22 जून को मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में आप ये तलाश ना करो शिवलिंग। ये कसूर जो रिटायर्ड सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ का है। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 एक्ट बन गया है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जो स्टेटस को रहा है, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस का वो रहेगा, फिर ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है,
20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। लेकिन सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने दावा किया कि अजमेर में दरगाह से पहले मंदिर था और अदालत में ये बात साबित हो जाएगी। हरिशंकर जैन ने कहा कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया था तभी अजमेर का मंदिर तोड़ा गया और बाद में उसी जगह दरगाह कायम की गई। वो ये बात कोर्ट में साबित कर देंगे। बिल्कुल सही स्वीकार किया। अजमेर शरीफ में भगवान शिव का मंदिर था, इसको तोड़ा गया गजनवी के गौरी के जमाने में। वो गौरी के जब गौरी ने आक्रमण किया उसके बाद वहाँ इतिहास इस बात का, ये करीब 7-8 साल 9 साल हो रहा है। और तोड़ने के बाद ये सोकाल अजमेर शरीफ बनाया गया। तो खुद कोई मस्जिद नहीं है, नीचे मंदिर है और साबित हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा। हरिशंकर जैन और विष्णु जैन काशी में ज्ञानवापी का केस लड़ रहे हैं। हरिशंकर जैन ने ही मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का केस लड़ा। विष्णु शंकर जैन ही संभल में जामा मस्जिद का केस भी लड़ रहे हैं। आज हरिशंकर जैन ने कहा उन्होंने ऐसी 7-8 मस्जिदों की फाइलें तैयार कर रखी हैं जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, उनको लेकर भी कोर्ट में केस फाइल करेंगे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा अब तो सरकार को बताना चाहिए कि देश में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है या नहीं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने देश में भाईचारा और रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया है। जो कुछ हो रहा है सब बीजेपी की शय पर हो रहा है। ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहाँ पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? ओवैसी की कानूनी बातों का जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा जो लोग बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं उन्हें पहले कानून पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि नसीम राव की सरकार ने ये कानून कितने प्रेशर में बनाया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर जो उनकी समझदारी है जरा वो ठीक से पढ़ें। उसमें इस बात का कोई बंधन नहीं है कि अगर एविडेंस दिखाई पड़ता है तो उसकी समीक्षा हो सकती है। तो बार बार वैसे भी जिन परिस्थितियों में और जिन दबाव में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था ये आप भी जानते हैं। कानूनन रविशंकर प्रसाद की बात सही हो सकती है। अगर किसी के पास किसी धार्मिक स्थल को लेकर पक्के सबूत हैं तो वो जांच की मांग कर सकता है, पर जिस स्पीड से संभल में जांच का आदेश दिया गया उसने शक पैदा किया। अजमेर में भी जिस दरगाह को लेकर केस फाइल किया गया उससे भी संदेह का वातावरण पैदा हुआ। अब मुस्लिम पक्षकारों को यह कहने का मौका मिला है कि निचली अदालतों से न्याय नहीं मिलता। संभल का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज किया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस मामले की जल्दी सुनवाई करने को कहा है। अजमेर का केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से इस मामले में सो मोटो एक्शन लेने को कहा है और यह भी कहा कि वो लोअर कोर्ट से कहें कि वो इस तरह के और विवादों के लिए रास्ते खोलना बंद करें।
कोर्ट कोई भी हो, उस पर लोगों का भरोसा होना जरूरी है। न्याय सिर्फ मिलना नहीं चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखाई भी देना चाहिए। तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि अजमेर शरीफ के दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों की श्रद्धा है। हर मजहब के लोग यहां आते हैं। इसको लेकर सवाल खड़े करने से, मुकदमा चलाने से किसी का भला नहीं होगा। दिल्ली में आज 1.5 महीने के बाद फिर धमाका हुआ। सुबह करीब 11:30 बजे प्रशांत विहार इलाके में पार्क की दीवार के पास ब्लास्ट हुआ। हालांकि ये ब्लास्ट लो इंटेंसिटी का था, लेकिन धमाके के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया और पूरे इलाके में दहशत हो गई। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है। धमाके के कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ साथ एनएसजी और एनआईए की टीम भी स्पॉट पर पहुंच गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ब्लास्ट की जगह से सफेद पाउडर मिला है, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि इस ब्लास्ट से कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल हुआ है। यह धमाका किसने किया, मकसद क्या था, अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन पुलिस फिलहाल इसमें किसी तरह के टेरर एंगल से इनकार कर रही है। आपको याद होगा इसी इलाके में पहले भी धमाका हुआ था, पहले भी ऐसा ही धुआं उठा था, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पता लगा पाई कि वो धमाका किसने किया था। आज फिर ब्लास्ट हुआ, फिर से सफेद पाउडर मिला, फिर से सफेद धुआं उठा, लेकिन दिल्ली पुलिस को कुछ पता नहीं चला। टेरर के केसेस डिटेक्ट करने के मामले में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड अच्छा है। इन धमाकों के केस में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई, ये थोड़े अचरज की बात है।